वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेज। मैं हूं कुंदन गोस्वामी और आज मैं आप लोगों के लिए नरेशन का डे 9 लेकर के आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था सर डे 9 कब लेकर आएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी तक डे 8 तक अपलोड कर चुका हूं वीडियो, और मैं बहुत दिनों से फिर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि हम इधर उधर थोड़ा गए हुए थे तो सेटअप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा ये दूसरे जगह का सेटअप है जहां मैं आपको 8 वीडियो दिया हूं लगभग, उस जगह का सेटअप नहीं है, ठीक है। तो फाइनली मैंने सोचा कि अब फिर से वीडियो अपलोड किया जाए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा था। इससे बोला कि सर आगे नरेशन कब पढ़ाइएगा, तो मुझे लगा कि नहीं अब क्योंकि टाइम भी कम है एग्ज़ाम का, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है। एक बात मैं सबसे पहले कह दूं कि जो भी स्टूडेंट मतलब डे 8 तक वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप डे 8 तक वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि ये डे 9 आपको तभी समझ में आएगा जब आप डे 8 तक देखे होंगे। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि फर्स्ट आप डे 8 तक वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे जो पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फाइनली अब हम लोग का टाइम हो चुका है, वक्त हो चुका है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए और कॉपी पेन ले लीजिए। और एक बात मैं कह दूं कि जो मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर सर्च करिए जीईसी क्लासेज। यहाँ पर देखिए मैं लिख दिया हूँ, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पहले अब वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए बाद में, पहले देखिए। तो चलिए इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा नरेशन पढ़ाया, नरेशन पूरा तो नहीं हुआ लेकिन आधा नरेशन पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा नरेशन में हमको 2 ही रूल पढ़ना है। याद करिए हमने क्या बताया था आपको कि 2 रूल पढ़ना है इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। एक आपको क्या पढ़ना है, जनरल रूल, और दूसरा मैंने आपको बताया था स्पेशल रूल। मैंने क्या क्या बताया था आपको कि 2 ही रूल पढ़ना है पूरा नरेशन में। वो कौन कौन सा रूल है भाई? वो है आपका जनरल रूल पहला, और दूसरा है आपका स्पेशल रूल। तो फर्स्ट यही था और सेकेंड ये था। तो आपको पता है कि हमने जो ऐड वीडियोज डाला था वो सभी के सभी जनरल रूल का था। मतलब कि आप समझिए कि हमारा जनरल रूल जो है एंड हो चुका है, जनरल रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्पेशल रूल। तो स्पेशल रूल जनरली स्टूडेंट को समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ करने पड़ते हैं और एक एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना होगा, और हर वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। YouTube पर बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ कुछ अलग होगा, कुछ हट करके होगा, कुछ यूनिक होगा, जिससे कि आपको 110% समझ में आएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। इसीलिए आप जो है अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब कहिएगा सर जो जनरल रूल पढ़ें क्या स्पेशल रूल में उसका यूज है? तो 100% जितना भी जनरल रूल में आप पढ़े हैं वो जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप स्पेशल रूल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब जनरल रूल का हर वो चीज़ इसमें यूज होने वाला है, किसमें? स्पेशल रूल में। तो इसी के साथ चलिए हम लोग फटाफट अब जो है स्पेशल रूल को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है स्पेशल रूल। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग दीजिए जिसका नाम है स्पेशल रूल। तो स्पेशल रूल को आप हेडिंग दे दीजिए स्पेशल रूल। स्पेशल रूल ये है हमारा नरेशन का दूसरा नंबर, और हमने जो पहला नंबर में पढ़ा था वो था आपका यहाँ पर स्पेशल रूल। तो चलिए फटाफट लिखिए स्पेशल रूल। अब कहिएगा सर ये स्पेशल रूल क्या होता है? जनरल रूल तो आपने बताया था पहले कि वैसा रूल जो सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होता है उसको हम क्या कहते हैं? जनरल रूल कहते हैं। तो भाई स्पेशल रूल क्या हुआ? स्पेशल रूल हम वैसे रूल को कहेंगे जो कि अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल होगा। मतलब जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव आ गया तो अलग होगा, उसके बाद अगला सेंटेंस आ गया तो उसके लिए अलग रूल होगा। मतलब अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रूल होगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्पेशल रूल। मतलब नहीं होता है कुछ स्पेशल है कुछ यूनिक है, नहीं बोलते वो स्पेशल है सिर्फ उसी के लिए बना है, तो वही है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल क्या है कि उसी के लिए बना है जिस सेंटेंस में उसको चाहिए। और जनरल रूल में क्या था वो सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल रूल। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको स्पेशल रूल को। फटाफट लिखिए
स्पेशल रूल पहले लिख लीजिए क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, तो लिखिए इसका डिफिनेशन। आपने समझा क्या कि वैसा रूल जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस में अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका इंट्रोगेटिव आ गया तो उसके लिए अलग रूल होगा, अगर मान लीजिए आपका आ गया एक्सक्लामेटरी तो उसके लिए अलग रूल होगा। मतलब अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह के जो रूल होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल रूल। ये सब सेंटेंस में अलग अलग रूल होगा, ठीक है। इसीलिए तो स्पेशल रूल जो है डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट को। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको परिभाषित करते हैं। ए रूल लिखिए, ए रूल दैट इज डिफरेंट, दैट इज नाइस। ए रूल लिखिएगा, a rule that is a rule that is different। शायद आप लोग को इधर दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल दिख रहा है। that is different sentence, that is a rule that is different for different sentence, for डिफरेंट सेंटेंस। उसके बाद यहाँ पर आप कॉमा दे सकते हैं, इज कॉल्ड स्पेशल रूल, स्पेशल रूल। यू नो स्पेशल रूल क्या है, मतलब वैसा रूल जो सभी प्रकार के सेंटेंस में अलग अलग तरह से यूज होता है। मतलब यहाँ आप समझ लीजिए वैसा रूल जो भिन्न होता है फॉर डिफरेंट सेंटेंस, मतलब अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल होता है, भिन्न भिन्न डिफरेंट रूल होता है। ए रूल दैट इज डिफरेंट, मतलब वह रूल जो भिन्न भिन्न होता है फॉर भिन्न भिन्न सेंटेंस। मतलब क्या, अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब स्पेशल रूल। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं वैसा नियम, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप वैसा नियम, वैसा नियम, वैसा नियम जो भिन्न भिन्न सेंटेंस के लिए, जो भिन्न भिन्न सेंटेंस के लिए, वैसा नियम जो भिन्न भिन्न सेंटेंस के लिए भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो अभी कह सकते हैं, उसे स्पेशल रूल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्पेशल रूल। सर हम तो समझ चुके हैं स्पेशल रूल क्या होता है, आगे तो बताइए। जी बता रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए हमने क्या सीखा इसमें कि वैसा नियम, वैसा रूल जो भिन्न भिन्न सेंटेंस के लिए भिन्न भिन्न हो उसे स्पेशल रूल कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह नियम क्या होगा, अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग होगा। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें एक ही तरह का सब में चला दिए थे, डाइट तो डाइट ही, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड कोमा के बदले डाइट ही देंगे, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे पहले इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना है जल्दी से लीजिए, लेट मत करिए, जो लेना है जल्दी से लीजिए। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग आगे की काम करें स्पेशल रूल में। इतना तक तो हम लोग सीख चुके हैं कि स्पेशल रूल किसको कहते हैं, जो अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल रूल। अब आप एक चीज़ समझिए सर, और कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। सर सेंटेंस पढ़ा रहे हैं कि नरेशन पढ़ा रहे हैं आप? देखिए पढ़ा तो रहे नरेशन, लेकिन आपको क्या है कि सेंटेंस के बारे में जानना अति आवश्यक, क्योंकि जितना भी प्रकार का सेंटेंस होता है सभी का हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। तो कहिए सबसे पहले आप थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखिए, कितने प्रकार का सेंटेंस होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपको बता दें कि सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं बताइए सर? तो बता रहे हैं, पहला हुआ आपका एसर्टिव,
असर्टिव सेंटेंस। देखिए जब सेंटेंस चैप्टर पढ़ाएंगे तो सारा चीज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हुआ आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फिर आपका हो गया, फिर जो तीसरा हुआ आपका, तीसरा क्या होगा सर बताइए? तो इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। और जो नंबर 4 होगा आपका वो होगा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और नंबर जो 5 होगा आपका एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखिए ये 5 सेंटेंस है, फटाफट आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आपको दिख भी रहा है अच्छी तरीके से। देखिए सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस से क्या मतलब है? तो सेंटेंस का ही नरेशन इसमें हम बनाते हैं ना। तो सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम लोगों को तो टीचर ने पढ़ाया था सर एफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, वो तो आप लुप्ते कर दिए, उसका तो कोई अते पते नहीं है, कहाँ लिखे आप। हम तो टीचर बचपन से पढ़ाए एफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो समझ लीजिएगा बात को, जो एफर्मेटिव और निगेटिव होता है वो इसी में होता है। एफर्मेटिव प्लस निगेटिव वो इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आपका असर्टिव के अंतर्गत। असर्टिव में एफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मतलब दोनों प्रकार का सेंटेंस हो सकता है किसमें? आपका असर्टिव में। तो फाइनली 5 प्रकार का सेंटेंस होता है। क्या क्या? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो सर इसमें किस किस सेंटेंस का पढ़ना है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको ऑल सेंटेंस का नरेशन पढ़ना है। ऑल सेंटेंस में अभी तक जो हमने पढ़ा था वो असर्टिव सेंटेंस का था, मतलब एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस का हमने नरेशन पढ़ लिया। मतलब असर्टिव सेंटेंस जितना भी हम लोग ने पढ़ा वो सभी के सभी जनरल रूल में था। कैसे था सर बताइए? तो जैसे हमने पढ़ा, मान लीजिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, जैसे हमने पढ़ा था कि मान लीजिए अगर सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूँ, राम सेज टू मी, राम सेज टू मी आई एम पुअर। राम ने मुझसे कहा कि मैं गरीब हूँ। तो ये बताइए, राम ने मुझसे क्या कहा कि मैं गरीब हूँ। तो ये बताइए इस साइड का जो सेंटेंस हम लोग बनाते थे तो ये कौन सा सेंटेंस है बताइए? असर्टिव है ना, एफर्मेटिव या नेगेटिव के अंतर्गत है, तो ये एफर्मेटिव है तो ये असर्टिव हुआ, ठीक है। मतलब इस बगल जो था हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस था, अभी तक इंट्रोगेटिव नहीं आया था, इंपरेटिव नहीं आया था, ऑप्टेटिव नहीं आया था, एक्सक्लेमेटरी। पार्ट 8 तक आप लोग देख लीजिएगा, कहीं भी आपको इधर वाला सेंटेंस या इधर वाला भी, मतलब इधर से हमको मतलब इधर वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव का नहीं आया होगा अभी तक। पार्ट 8 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं, मतलब 8 दिन तक नरेशन पढ़ा चुके हैं, ये वाला नहीं आता। लेकिन अब जो आएगा इस साइड का सेंटेंस कभी इंट्रोगेटिव होगा, कभी इंपरेटिव होगा, कभी ऑप्टेटिव होगा, कभी एक्सक्लामेटरी होगा। मतलब इस तरह का, इस बगल का ही हम लोग, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। मतलब इसी तरफ का सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। किस तरफ का? जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसी को हम चेंज करेंगे। अब इंट्रोगेटिव देंगे, कभी कभी इंपरेटिव, कभी ऑप्टेटिव, कभी एक्सक्लामेटरी। तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो अभी तक सर आप क्या पढ़ाए हैं? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस का ही पढ़ा है। तो ये सब में तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें 3 भाग था ना, तो उतना टाइम इस सब में नहीं लगेगा उस हिसाब से। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है क्या? असर्टिव सेंटेंस का। तो हम लोग पहले किसका पढ़ेंगे? अब पहले पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव जब खत्म हो जाएगा तब क्या पढ़ेंगे? इंपरेटिव का। इंपरेटिव जब खत्म हो जाएगा तब ऑपरेटिव, तब एक्सक्लामेटरी, तब नरेशन ही खत्म हो जाएगा। नहीं समझे? मतलब इसी का नरेशन अब पढ़ना है। इसमें से एगो का हम पढ़ चुके हैं जनरल रूल में, किसका? असर्टिव सेंटेंस का। अब ये चारों का पढ़ना है। ये चारों सेंटेंस पढ़े, नरेशन समाप्त। फिर नरेशन में कुछ नहीं रहेगा, नरेशन आपका एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही पढ़ना है अब नरेशन स्पेशल रूल में, ठीक है। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम असर्टिव का पढ़ चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, इंपोर्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो चलिए यही सब हम लोग पढ़ते हैं फटाफट। तो सबसे नंबर 1 में अब हम लोग लिखेंगे स्पेशल रूल में क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव। तो चलिए फटाक से हेडिंग दीजिए, और अब लेट नहीं करना है।
चूँकि टाइम ज़्यादा नहीं। जो फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यूट्यूब पर सर्च करिए GEC CLASSES क्लासेज, GEC क्लासेज आपको सर्च करना है यूट्यूब पर। पूरा वीडियोज़ अवेलेबल है, कहीं भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप देखिए हमारे वीडियोज़ को। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, और चलिए सबसे पहले आपको लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखना होगा, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब इसी का हम लोग अब नरेशन पढ़ेंगे। किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक सर इस पे जनरल रूल में हम आपको पढ़ाए सिर्फ असर्टिव सेंटेंस का, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ लेते हैं, और उसके बाद यह समाप्त होगा तब हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव, मतलब जैसे जैसे लिखा है इम्परेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्टेटिव पढ़ेंगे, एक्सक्लामेटरी पढ़ेंगे, इसी तरह से पढ़ते जाएंगे, फिर नरेशन समाप्त हो जाएगा। चलिए फटाफट क्या है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ने से पहले सर आपको जानना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब वैसा वाक्य जिससे प्रश्न करने का बोध होता है, क्वेश्चन करने का बोध होता है। यहाँ पर हम इन डिटेल आपको नहीं बता सकते सेंटेंस के बारे में, इसके लिए एक चैप्टर बनाएंगे सेंटेंस का ही, तब उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये समझ लीजिए आप, थोड़ा सा मैं लिखा भी दूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि वैसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न करने का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या तुम राम हो, आर यू राम, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो, ये हो गया इंट्रोगेटिव। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो, वैसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, उससे हम, जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो थोड़ा सा एक दो लाइन लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे, इससे क्या होगा, जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में नहीं पता होगा वो बच्चे भी समझ लेंगे। मेरा काम क्या है, 99% स्टूडेंट को समझाना, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, वो चीज़ ही बता देता हूँ जो आपको नहीं आता है। तो हम थोड़ा सा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी डिफिनेशन लिखा देंगे तो कोई बड़ा चीज़ नहीं होगा, इसीलिए आप ऐसा करिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन भी लिख लीजिए। चलिए जल्दी से निकालिए पेन और लिखना स्टार्ट करिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको फटाक से। तो चलिए लिखिए, द सेंटेंस दैट इज यूज्ड, द सेंटेंस that is used to ask a question, the sentence that is used to ask a question is called interrogative sentence, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसको कहते हैं सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए हम यहाँ आपको समझा रहे हैं कि वह सेंटेंस द सेंटेंस मतलब जो यूज किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू आस्क मतलब पूछने के लिए, ए क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछने के लिए, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब वह वाक्य जिसका प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट मीन्स क्वेश्चन पूछने का जिससे बोध होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई थिंक आपने यहाँ तक समझ लिए होंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका हिंदी भी लिख लेते हैं, चूँकि अगर मान लीजिए 10% ऐसे भी स्टूडेंट है जिसे इंग्लिश समझ में नहीं आता, उनके लिए भी मैं लिखा देता हूँ, वो भी आराम से समझ लेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप हिंदी भी इसका लिख सकते हैं। वह सेंटेंस जिसका प्रयोग, जल्दी से हिंदी भी लिख लीजिए, वह सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए वह सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे
उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। वह सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, चूंकि मैं हिंदी भी लिख दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चूंकि देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम नरेशन पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको जानना अति आवश्यक है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं, इसीलिए मुझे बताना पड़ा। तो वह सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फटाफट आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट मारिए, जो करना है करिए जल्दी से। और तो आप एक एक चीज़ और भी लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसके अंत में तो आप यहाँ लिख सकते हैं इट एंड्स, यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब इसके जो अंत में है वो क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। किसके अंत में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में। इट एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क किसी को बोलते हैं तो वह क्या होता है? इंट्रोगेटिव। कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं डू यू रीड, डू यू रीड, ये हो गया। एक और भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, डू यू रीड, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये भी हुआ। इससे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। एक एक सेंटेंस और भी लिख सकते हैं हम लोग, हु आर यू, हु आर यू, आप कह सकते हैं आर यू राम, आर यू राम। तो बहुत सारे सेंटेंस मैंने लिख दिया। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, ये आपका क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु आर यू, आप कौन है, ये भी इंट्रोगेटिव। आर यू राम, क्या तुम राम हो, तो ये सभी के सभी क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ईटीसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने समझ लिया है। वैसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब वह सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क, इसके अंत में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। जैसे डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, हु आर यू, आप कौन है, आर यू राम, क्या आप राम है। मतलब इस तरह से मतलब कि इससे क्वेश्चन पूछने का बोध होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जल्दी से लिखना है, लिखे, स्क्रीनशॉट मारना, जो करना है भैया जल्दी करिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग जो है अब लिख लिए होंगे उम्मीद है, और हम आगे बढ़ें थोड़ा। जल्दी से जो है आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपने समझ लिया है। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, वो चीज़ को अब समझने का प्रयास करिए। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को वो रूल पढ़ना है। कौन सा रूल सर? जिससे कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। रूल पढ़ना है। क्या रूल पढ़ना है सर? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का रूल। मतलब कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग दे सकते हैं सम रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सम रूल, मैं रेड यूज करने की कोशिश करता हूँ, या चलिए मैं ये यूज करता हूँ, सम रूल्स फॉर चेंजिंग some rules for changing into indirect speech। इस जगह शायद आप लोग को थोड़ा सा चमक रहा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, चमक भी रहा है तो इधर मैं ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए
चूँकि मुझे नीचे लिखना है इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया। यहाँ पर मैंने चेंजिंग लिखा हुआ है, मैं ऊपर में लिख देता हूँ। चलिए इस जगह अगर चमक रहा है तो ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है चेंजिंग और ये लिखा है मैंने इनटू, ठीक है। तो इस जगह अगर चमक रहा है तो मैंने ऊपर में लिख दिया है सम रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो भैया यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, चेंजिंग इनटू लिखा हुआ है। तो चेंजिंग इनटू आप समझ गए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ चमक रहा होगा लाइट की वजह से, इसलिए मैंने क्या किया, 2 बार लिख दिया सम रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ तक जहाँ तक चमक रहा है वहाँ से मैंने इसको क्या किया, 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो चलिए, तो जल्दी से अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका रूल देखेंगे। रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 सर, तो बताइए फटाफट। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि मान लीजिए एक सेंटेंस है मैं लिख रहा हूँ, समझने का आप कोशिश करिएगा, समझने का कोशिश करिएगा आप पहले, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा सी सेड टू राम, उसने राम से कहा हैव यू ए पेन, ठीक है। देखिए इस तरह से सेंटेंस है। ओ नो, देखिए ये मान लीजिए आपका नरेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, तो मैंने क्या कहा कि ये जनरल रूल के तरह नहीं है, सब के लिए अलग अलग होगा बातें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काम क्या करते थे, शुरू से पता है सी का सी लिखते थे। और मैंने आपको बताया था कि सेट 2 को किस में बदलना है सर, तो सेट 2 को टोल्ड में बदलता है, बदलने के लिए पहले बताए थे। लेकिन क्या यहाँ पर भी टोल्ड में बदलेगा? नहीं बदलेगा टोल्ड में। क्यों? क्योंकि दिस इज स्पेशल रूल एंड स्पेशल फॉर सेंटेंस, डिफरेंट सेंटेंस फॉर डिफरेंस रूल, ओके। मतलब इट मीन्स यहाँ पर सेट 2 के बदले में टोल्ड हम नहीं दे सकते हैं, चूँकि ये स्पेशल रूल है। मैंने बता ही दिया पहले कि स्पेशल रूल है, कुछ स्पेशल होने वाला है, और जो जनरल रूल था उसमें कुछ जनरल होने वाला था, ठीक है। तो देखिए क्या होता है स्पेशल, क्या लगाएंगे हम इसके लिए, ठीक है। तो आप सेड, देखिए क्या क्या आ सकता है यहाँ पर आ सकता है आपका, एक तो सेट 2 आ सकता है, या दूसरा आ सकता है सेट 2, या तीसरा आ सकता है आपका सेज 2। लेकिन ध्यान दीजिएगा 90% प्लस आपका सेट 2 ही आएगा, और रेयर केस में ये सब आएगा। ये सब तो आपके लिए आएगा ही नहीं, लगभग यही ज़्यादा आएगा सेट 2। तो ज़्यादा हम सेट 2 के बारे में ही जान लेंगे तो कम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी जानना थी, अब अगर मान लीजिए रेयर केस में आ गया तो क्या क्या आ सकता है, या तो सेट 2 आ सकता है, या सेज 2 आ सकता है, सेट 2 आ सकता है, या सेज 2, यही तीनों आ सकता है। तो हम लोग किसे बदलेंगे, तो और इसको क्या बोलते हैं पता है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं, शुरू से मैंने आपको बता दिया था, इस साइड को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इस साइड को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो हमारा हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि आपको 8 तक वीडियो देख लीजिए, डे 8 तक यदि आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो चेंज हम किसको करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू रूल नंबर 1 में लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू, देखिए कैसे ये बदलाएगा, ठीक है, समझने का कोशिश करिए कैसे ये बदलाएगा। अगर मान लीजिए आपका आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए आ रहा है यहाँ पर सेट 2 आ रहा है, तो ये बदल जाएगा आपका, या तो आप दे सकते हैं भैया आस्क्ड, या दूसरा अगर आपका मन है तो दे सकते हैं इंक्वायर्ड, और तीसरा दे सकते हैं आप डिमांडेड। क्या क्या बता रहे हैं सर, अच्छा से बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ आपको कैमरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो फुल दिख रहा है। देखिए, तो सेट 2 को आप किस में बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट 2 के बदले में आप क्या दे सकते हैं, आस्क दे सकते हैं, या इंक्वायर्ड दे सकते हैं, या डिमांडेड। लेकिन आपको ध्यान देना है कि सिर्फ इतने सा आपको याद रखना है कि आस्क मतलब क्या यूज करेंगे, सेट 2 के बदले में आस्क्ड। इंक्वायर्ड और डिमांडेड बहुत ही कम नगण्य मात्रा में यूज होता है, बहुत ही कम लोग करते हैं। और अगर मान लीजिए कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा आगे, अभी मान लीजिए जो 12th कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक भी याद रखिएगा चल जाएगा। लेकिन जो मान लीजिए एनडीए, एयरफोर्स, नेवी
एसएससी बैंकिंग के लिए तैयारी करते हैं उनको ये भी पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर इंक्वायर्ड भी लिखा हो सकता है, कहीं डिमांडेड भी लिखा हो सकता है। तो आप सोचिएगा सर ने तो ये मुझे बताया ही नहीं था तो मैं कैसे लिखूंगा, ये गलत है लग रहा है, आस्क्ड होना चाहिए। लेकिन भैया नहीं, आस्क्ड भी हो सकता है, इंक्वायर्ड भी हो सकता है, डिमांडेड भी हो सकता है। लेकिन अभी सर आप कितना सा याद रखना पड़ेगा, बस भाई साहब अभी आप सेट 2 के बदले में आस्क्ड रख लीजिए, रूल नंबर 1 में इतने सा याद रख लीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेट 2 आया तो सर उसको भी लिख लीजिए, सिर्फ ऐसे ही कॉपी में रखने के लिए। सेट 2 को क्या किस में बदल सकते हैं आप, आस्क बोल सकते हैं, या फिर इंक्वायरी, या फिर आप डिमांड। सर यदि तीसरा कंडीशन आ जाए आपका सेज 2 तो क्या करेंगे, सेज 2 आ जाएगा तो आपको लिखना होगा आस्क या इंक्वायरी, ठीक है, या डिमांड्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस रूल में, रूल नंबर 1 में, अब हम आ रहे हैं रूल नंबर 2 में। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनको भी ज़्यादा याद नहीं रखना है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो अलग बात है, उनको याद रखना पड़ सकता है। लेकिन जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप इतना सा भी याद रख लीजिए कि सेट 2 को हम किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में। बस रूल नंबर 1 में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू सेट 2 किस में बदलाएगा, आस्क्ड में, या इंक्वायर्ड या डिमांडेड, ये सब याद नहीं भी रखिएगा तो आपका चलेगा। इतना ही अभी बिहार बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड इतना ही जल्दी आपको पूछेगा, मतलब इतना ही चीज़ लगभग पूछेगा कि सेट 2 को आस्क में बदले, मतलब ऑप्शन में, ठीक है। ये सब रेयर केस में नहीं देगा, मतलब नहीं देने का चांस रहता है ज़्यादा, ठीक है। और ये सेज 2 वाला सेंटेंस आएगा तब ना, मतलब सेट 2 वाला आएगा तो ये बदलना होगा। तो आप आस्क्ड ही याद रख लीजिए। रूल नंबर 1 में क्या, रूल नंबर 1 में याद रखना है कि सेट 2 को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। उसमें हम क्या बदलते थे, टोल्ड में बदलते थे, किस में बदलते थे, टोल्ड में। लेकिन इसमें क्या बदलना है, आस्क्ड में बदलना है। बस इतने सा याद रखिए, रूल नंबर 1 में इतने सा बस याद रखिए। ये सब मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा दिया तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और आपके मन हो, चूँकि अगर जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए ये जरूरी है वो भी। और अगर मान लीजिए सेट 2 आया तो क्या, आस्क या इंक्वायर या डिमांड, और सेज 2 आया तो आस्क या इंक्वायर या डिमांड्स, ठीक है। तो ये क्या करना, ये आपको मतलब डिमांड में रख लीजिए। सिर्फ आपको याद इतना सा भी रखिएगा कि सेट 2 के बदले आस्क लिखिएगा, बस इतने सा आप याद रखिएगा रूल नंबर में, तो काम आपका चल जाएगा। तो चलते हैं सर दूसरे रूल की ओर, रूल नंबर 2। दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं नरेशन में, सर फटाफट बताइए। यहाँ तक फटाक से आप लिखिए रूल नंबर 1 को जल्दी से। हाँ, रूल नंबर 1 को जितना जल्दी आप लिख सकते हैं लिखिए। चलिए, तो सेकेंड नंबर हम लोग रूल को देखते हैं। यह था रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हमने क्या सीखा, अभी देखिए अभी 5 रूल आएगा तब इसमें हम लोग काम करेंगे आगे, ठीक है। रूल नंबर 1 में हमने क्या सीखा, रूल नंबर 1 में सीखा कि जो सेट 2 आएगा उसको आस्क्ड में बदल देना है। बस इतना सा ही याद रखिए रूल नंबर का, ज़्यादा नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। शॉर्टकट में मैं अगर लिखूँ तो रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, रूल नंबर 1 में हम लोग ने पढ़ा कि सेट 2 ज़्यादातर आएगा और सेट 2 को किस में बदलना है, आस्क्ड में। बस इतना ही बात हमको याद रखना है, सेट 2 के बदले में क्या देंगे, आस्क्ड, रूल नंबर 1 में। अब चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2। लेकिन सर उतना लंबा चौड़ा क्यों लिखा दिए, तब देखिए आगे के लिए लिखा दिए। आगे यदि मान लीजिए आप एयरफोर्स, नेवी या फिर बैंकिंग का तैयारी करते हैं तो उसमें तो यूजफुल है आपके लिए ना, तो इसीलिए मैं आगे की आपके आगे का भविष्य भी सोचता हूँ। आपको पता है मैं कैसा टीचर हूँ, आप लोग मुझे पहले से पढ़ रहे हैं तो आप मुझे जानते हैं। मैं इन डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ हर चीज़ को, जो कि आपको यूट्यूब पर शायद ही मिल सकता है। ये नहीं कहता हूँ नहीं मिलेगा, शायद ही मिल सकता है। आप देखिए और मेरे वीडियो से कंपेयर करिए और उसके बाद मुझे बताइए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो एक बात और कह दूं कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि लाइफ में कुछ करना है, कुछ सीखना है तो। यदि आपको मतलब लगता है कि नहीं इस चैनल से मुझे सीख नहीं मिल रहा है तो आप नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइब, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, अपने ब्रदर के तरह, ब्रदर आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और भी मैं मेहनत करूँगा यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। देखिए एक चीज़ और होता है ना कि हम लोग जो अच्छे से पढ़ाते हैं उस टीचर को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो थोड़ा कुछ भी बोल देते हैं, मतलब डिश डाइट मार दिए, पढ़ाई तो कुछ भी नहीं, समझाए तो कुछ भी नहीं, समझे कुछ भी नहीं, डिश डाइट मार दिए, उनका लाखों में सब्सक्राइबर हम लोग पुरा देते हैं।
तो ये भैया हम लोगों की गलती है जो हम लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, अच्छे टीचर को चुन नहीं पाते हैं। और पता है यूट्यूब पर अच्छे टीचरों के पास सब्सक्राइब नहीं है किया हुआ चैनल, और जो देखते हैं बहुत सारे ऐसे टीचर है जिसका 4 लाख मतलब 4 लाख या 50 लाख सब्सक्राइबर हो गया, उस टीचर को सही से लिखने के लिए उनका राइटिंग तक नहीं समझ पाता स्टूडेंट, और उनको क्यों सब्सक्राइब किया, घंटा दबाया, बताइए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ ना हो रहा है। अब लोग समझ रहे हैं कि वो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ भीड़ जमा हो गया ना। हम लोग तो भीड़ को देखते हैं। और देखिए एक बात मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई, कि जहाँ भीड़ होती है ऐसा नहीं कि वहाँ अच्छा चीज़ ही हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। आप सही जगह पे गिने चुने लोग ही पहुँचते हैं और गलत जगह पे लाखों का भीड़ होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए फटाफट हम लोग और इसको क्या करते हैं, मतलब रूल नंबर 2 को हम लोग पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 हमारा है कि सर अब हम लोग इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या यूज करेंगे। वर्ब को तो हम लोग चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे। तो लिखिए इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमाज चेंज इनटू, इन्वर्टेड कोमा चेंज इनटू, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा को हम लोग चेंज करेंगे। देखिए इसमें 2 कंडीशन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ऐसा रहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू राम, आर यू राम। तो यह समझिए कि यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा शुरू है, किससे शुरू है सर, तो ये है एक्जुलरी वर्ब से, जिसको हम एनोमेलस फिनाइट भी कहते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन टैग में बताया था, एनोमेलस फिनाइट भी कह सकते हैं, या एक्जुलरी वर्ब। मतलब कि यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, ध्यान सुनिएगा ये बात, टीचर आपको नहीं बताएगा, डायरेक्ट बोल देगा कुछ से कुछ। यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, तब हम इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ या वेदर देंगे। क्या देंगे, इफ या वेदर, मैं भी लिखा दूंगा। और यदि इधर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, तब इन्वर्टेड कोमा के बदले कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। यदि एक्जुलरी वर्ब से शुरू होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यदि एक्जुलरी वर्ब से शुरू होगा तो इफ या वेदर देंगे, किसके बदले, इन्वर्टेड कोमा के बदले। और यदि आपका इधर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो इन्वर्टेड कोमा के बदले कुछ भी नहीं देंगे, वही क्वेश्चन वर्ड रहने देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जल्दी से हम लिख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ रूल नंबर 2 में कि इफ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम एक्जुलरी वर्ब, देखिए देन, तब हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग देंगे देन, तब क्या करेंगे हम लोग, इफ या वेदर, इफ या क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इफ या वेदर देंगे, ठीक है, इफ या वेदर। ये कब होगा सर, ध्यान दीजिएगा, इफ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम एक्जुलरी वर्ब, ये एक्जुलरी वर्ब लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है, एक्जुलरी वर्ब, ठीक है, एक्जुलरी वर्ब। देन तब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले हम क्या देंगे, इफ या वेदर। अब वेदर आप याद नहीं भी रखिएगा चलेगा, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इफ याद रखना है। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या देंगे, इफ देंगे। कब, जब सेंटेंस हमारा एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, और एक्जुलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, इफ या वेदर नहीं देंगे। तो इस बात को भी आपको लिख लेना होगा। इफ एंड इफ सेंटेंस स्टार्ट, चलिए मैं लिख देता हूँ, इफ एंड इफ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड्स क्या हुआ सर, तो मैंने बताया था बहुत बार, स्टूडेंट सबको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड जैसे आपका हो गया वाट हो गया, हूँ हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है, व्हेन हो गया, इस तरह से हाउ हो गया, वाई हो गया, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड। तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे
क्वेश्चन वर्ड। तो ये सबसे यदि स्टार्ट होगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड से यदि स्टार्ट होगा किस किस से, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई से, तो वही लिखे हैं इफ एंड इफ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, देन नो यूज इफ या वेदर या डाइट, मतलब कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है। आप याद रखिएगा, मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, नो यूज यहाँ पर लिखे हैं, नो यूज इफ वेदर या डाइट, मतलब कब, इस चीज़ को एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। रूल नंबर 2 को, इन्वर्टेड कॉमास चेंज इनटू, कैसे चेंज करना है इन्वर्टेड कॉमा को, यदि सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम ऑक्सिलरी वर्ब देन इफ वेदर, ठीक है। यदि सेंटेंस स्टार्ट होगा ऑक्सिलरी वर्ब से, मतलब इधर का, तब हम क्या करेंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। और यदि सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड्स से, देन नो यूज इफ वेदर या डाइट, ठीक है। अब कहिएगा सर इसको हम समझ नहीं रहे हैं, एक बार एगो सेंटेंस से समझाइए ना सर, तो ज़्यादा समझ लेंगे। देखिए समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आर यू पुअर, तो बताइए यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे इफ या वेदर। क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर। क्यों सर, क्योंकि देखिए इधर का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे स्टार्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब से। किससे स्टार्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब से, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ, इफ या वेदर। अगर रहता ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि व्हाट इज योर नेम, क्या कहा, व्हाट इज योर नेम, तब क्या करेंगे पता है, तब यहाँ हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, यही वाट रह जाएगा इस जगह, तब हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। तो इफ या वेदर का यूज कब करना है सर, जब इधर आपका ऑक्सिलरी वर्ब रहो, और अगर क्वेश्चन वर्ड हो, मतलब क्वेश्चन वर्ड हो, तब हम लोग इफ या वेदर या डाइट कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने रूल नंबर 2 समझ लिया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था सेट टू किसमें बदलना, आस्क में, और 2 में हम लोग ने पढ़ा कि इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू इफ या वेदर हम लोग को देना है इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, ठीक है। तो आप सिर्फ इफ याद रख लीजिए, ठीक है। और ये सब नो यूज इफ वेदर या डाइट कब, जब इफ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा बताइए, आपने समझ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। रूल नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा कि इन्वर्टेड कॉमास के बदले हम क्या देंगे, इफ या वेदर। कब, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तब हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। यदि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा तो हम इफ या वेदर या डाइट कुछ भी इन्वर्टेड कॉमा के बदले यूज नहीं करेंगे। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। इस रूल में ये नहीं कि, चूंकि ये अगर हम डायरेक्ट लिखा देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के लिए तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं वो सिर्फ यही लिख देते हैं। लेकिन मैं फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट देता हूँ ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना, और फिर वो भी बताएंगे यहाँ इफ नहीं लगेगा बाबू, क्यों नहीं लगेगा, समझाइएगा पहले तब ना। तो रूल नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहुत अब अच्छी तरीके से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये आप ही कह सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी मैंने प्रॉपरली आपको सिखा दिया है, समझा दिया है रूल नंबर 2, और आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। और भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो रूल नंबर 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं फटाफट। तो रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा कि इन्वर्टेड कॉमा, और देखिए रूल नंबर 3, देखिए रूल नंबर 3, देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इसको चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। देखिए ये रूल जो लिखा है ये पहले हमने बहुत बड़ा लिखा है, इसको अंदर से आपने समझा कि क्वेश्चन वर्ड अगर हो, मतलब क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से, तो नो यूज इफ या वेदर, मतलब ये सब यूज नहीं होगा। कब, जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था। रूल नंबर 3 में हम आपको पढ़ा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस
चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। मतलब जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड इस चीज़ में, उसको चेंज किस में कर देना है, असर्टिव में। तो हम आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए भी कुछ बता देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपने समझ गया, जो इधर का जो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव, उसको किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में सेंटेंस में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर समझिए, जैसे अगर हम कहेंगे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आर यू श्याम। तो इसको देखिए, ये जो सेंटेंस है ये क्या इंट्रोगेटिव है, इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके बनाएंगे, समझ रहे हैं इसी को। तो आपने समझ लिया होगा रूल नंबर 3। अब चलिए रूल नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 4, फॉलो द जनरल रूल्स, ठीक है। रूल नंबर 4, फॉलो द जनरल रूल्स। मतलब भैया आपने जनरल रूल्स में जो भी पढ़ा है वो सब फॉलो करना है। मतलब चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पूरा आपको फॉलो करना है इसमें, किसमें, इसमें, ठीक है। मतलब जनरल रूल को पूरा फॉलो करना है, फॉलो द जनरल रूल्स, पूरा फॉलो करना है, एक भी चीज़ आपको मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरल रूल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एंड फाइनली यूज फुल स्टॉप। रूल नंबर 4, कुछ लोग कहते हैं सर लास्ट में क्या यूज करेंगे, तो आपको बता दें एंड फाइनली, मतलब अंत में, फाइनली का मतलब अंत में, यूज फुल स्टॉप। मतलब लास्ट में जो आपको यूज करना है वो क्या यूज करना है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आपको लास्ट में यूज करना है, ठीक है। मतलब ये था आपको मतलब चेंज करने का तरीका। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन का ये चेंज करने का तरीका है। तो ये 5 रूल आप लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, मैंने पहले समझाया भी आपको 5 को एक्सप्लेन करके। तो फाइनल में हमको क्या करना है, फुल स्टॉप का यूज़ करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइए हमें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करिए और अपने दोस्त सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डे 9 में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय टू ऑल। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।